पहले सूरज बना और फिर बाकी के प्लैनेट्स के साथ धरती और फिर धरती पर जीवन का विकास हुआ। आज धरती पर 8 अरब से ज्यादा लोग हैं जिन्हें अब तक की धरती की सबसे समझदार प्रजाति माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में इंसान ही यानी होमो सेपियंस अब तक के सबसे समझदार जीव हैं? असल में पहले इंसान नहीं बल्कि बाकी प्रजातियां सबसे समझदार मानी जाती थीं, जिन्हें कहा जाता था निएंडरथल्स। जी हाँ, वही निएंडरथल्स जिनके विलुप्त होने के लिए होमो सेपियंस को ही जिम्मेदार माना जाता है। मगर सवाल ये उठता है कि 3 लाख सालों तक धरती पर राज करने वाले निएंडरथल आखिर विलुप्त कैसे हो गए? क्या वास्तव में होमो सेपियंस इसका कारण थे या इसके पीछे कोई और वजह थी? वैज्ञानिक और इतिहासकार इस विषय पर अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि इंसानों ने उन्हें विलुप्ति की कगार पर पहुंचाया, जबकि कुछ का मानना है कि निएंडरथल्स और इंसानों का कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान नहीं तो उनके विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार कौन था? और इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या निएंडरथल्स पूरी धरती पर फैले हुए थे या केवल यूरेशिया तक सीमित थे? चलिए इस रहस्य को विस्तार से जानते हैं। अगर निएंडरथल्स की बात की जाए तो इनके अधिकांश अवशेष हमें यूरोप और पश्चिमी एशिया में मिले हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय यूरोप और एशिया में ही बिताया था। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह पता चलता है कि लगभग 25,000 साल पहले निएंडरथल्स धरती से विलुप्त हो गए थे। उस समय तक इंसानों ने ज्यादा तरक्की नहीं की थी। वे अफ्रीका की गुफाओं में ही रहा करते थे। बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से ये सामने आया है कि इंसान आज से लगभग 42,000 साल पहले अफ्रीका से निकलकर यूरोप पहुंचे थे। आपने यह बात कई बार सुनी होगी कि इंसान पूरी धरती पर अफ्रीका से फैले, लेकिन अब यह थ्योरी थोड़ी गलत साबित हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि फ्रांस की मैंड्रिन गुफा में कुछ ऐसा मिला है जिसने पुरानी सारी थ्योरीज को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मैंड्रिन गुफा फ्रांस की रून वैली में है। यह प्राचीन चूना पत्थर से बनी हुई गुफा है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, लेकिन इस गुफा के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने निएंडरथल्स और होमो सेपियंस दोनों के रहस्यों को उजागर कर दिया। बाहर से देखने पर यह गुफा साधारण लगती है, धूल मिट्टी और चमगादड़ों से भरी हुई, लेकिन रिसर्च के दौरान इस गुफा के अंदर एक जबड़े का अवशेष मिला। हैरानी की बात यह थी कि यह जबड़ा इंसानों के मुकाबले बहुत बड़ा था। जैसे ही यह जबड़ा मिला, सभी साइंटिस्ट और मानव विज्ञानियों का ध्यान मैंड्रिन गुफा की ओर चला गया। पिछले 3 दशकों से वैज्ञानिक इस गुफा में लगातार शोध कर रहे हैं। रिसर्च से पता चला कि यही वो गुफा थी जहां हजारों साल पहले होमो सेपियंस और निएंडरथल्स का आमना सामना हुआ था। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, मगर यह निश्चित है कि उनकी मुलाकात हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि आज से कुछ दशक पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि इंसान और निएंडरथल्स आपस में कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन 2015 में यह धारणा पूरी तरह से बदल गई। दरअसल 2015 में ही यहाँ वह जबड़ा मिला था जो इंसान का नहीं बल्कि निएंडरथल का था, और इसका पता डीएनए एनालिसिस से चला। जी हाँ, इतने हजारों साल गुजर जाने के बावजूद जबड़े के अंदर का डीएनए बिल्कुल सही सलामत बचा हुआ था। इस निएंडरथल साइट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया थॉरिन साइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे यह नाम क्यों दिया गया। दरअसल कई बार वैज्ञानिक नाम रखने में किसी खास कहानी का नहीं बल्कि अपने शोध संकेतों का सहारा लेते हैं। इसके अलावा मैंड्रिन गुफा में कई और अवशेष मिले, इंसान और जानवरों की हड्डियां, पत्थर के औजार, लकड़ी और कोयले के अंश भी। गुफा की दीवारों पर मिले निशानों से यह भी पता चला कि वहां आग जलाकर खाना पकाया जाता था। जब वैज्ञानिकों ने वहां पाए गए औजारों की जांच की तो यह स्पष्ट हुआ कि ये करीब 56,000 साल पुराने थे। दिलचस्प यह है कि भले ही यहाँ जबड़ा निएंडरथल का मिला हो, लेकिन ये औजार निएंडरथल्स ने नहीं बनाए थे बल्कि इंसानों ने बनाए थे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये औजार अफ्रीका और यूरोप की अन्य होमो सेपियंस साइट्स में मिले औजारों से मेल खाते थे। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि निएंडरथल्स को औजार बनाना नहीं आता था। वे भी औजार बनाते थे, मगर उनके औजार उतने नुकीले या सटीक नहीं होते थे। अगर निएंडरथल्स की बात की जाए तो वे बहुत कुशल शिकारी थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये लोग मैमथ जैसे बड़े जंगली जानवरों का भी शिकार कर लिया करते थे। यही नहीं, उनके अंदर सोशल एंड कल्चरल बिलीफ्स भी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी उनके समूह का कोई सदस्य मरता था तो वे उसे दफनाते थे, यानी वे धरती को ही अपना घर मानते थे। मगर अचानक वे विलुप्त हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो होमो सेपियंस और निएंडरथल्स की कहानी हो गई, लेकिन इनके विलुप्त होने का असली कारण क्या था? तो चलिए अब जानते हैं। निएंडरथल्स के विलुप्त होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेदार थे, और इनमें सबसे प्रमुख कारण था क्लाइमेट चेंज, जो आज भी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। दरअसल यूरोप और एशिया के जिन हिस्सों में निएंडरथल्स रहते थे वहां अत्यधिक ठंड का मौसम रहता था। कई बार आइस एज आई और निएंडरथल्स ने भयंकर ठंड का सामना किया।
ठंड की वजह से उनकी जनसंख्या में गिरावट होती गई, क्योंकि इतने कठोर वातावरण में ना तो वे शिकार के लिए जा पा रहे थे और ना ही जानवर उनके नजदीक आ पा रहे थे, जिसकी वजह से भुखमरी के कारण कई निएंडरथल्स की जान चली गई। उनके विलुप्त होने की दूसरी वजह थी इनब्रीडिंग। असल में निएंडरथल्स में इनब्रीडिंग बहुत अधिक थी। इसी कारण उनके जीन में विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो गई, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगी और आबादी धीरे धीरे घटने लगी। और तीसरा कारण था होमो सैपियंस। जी हाँ, माना जाता है कि यूरोप में इंसानों ने अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया था। जैसा कि हमने अभी बताया, इंसानों के हथियार और औजार निएंडरथल्स से कहीं ज्यादा बेहतर हुआ करते थे, जिसकी वजह से जब जब दोनों के बीच टकराव हुआ, होमो सैपियंस हमेशा भारी पड़े। इन दोनों प्रजातियों के बीच टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान एक तो ज्यादा सामाजिक थे और दूसरा वे बड़े ग्रुप्स में रहा करते थे। वहीं निएंडरथल्स की एक तो इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी थी और दूसरा उनके संसाधन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से उन पर खाने पीने की कमी हावी होने लगी। इंसानों से उन्हें कई बीमारियां भी फैल गईं, जिससे निएंडरथल्स की स्थिति और कमजोर होती चली गई। वे अपनी घटती ताकत और बिगड़ते पर्यावरण से खुद को बचा नहीं पाए। हालांकि इनके विलुप्त होने के पीछे और भी कई थ्योरीज दी जाती हैं। जैसा कि हमने बताया, निएंडरथल्स के विलुप्त होने से पहले ही इंसान यूरोप में प्रवेश कर चुके थे और मैंडरिन गुफा में हमें जो हथियार मिले हैं वे लगभग 54,000 साल पुराने बताए जाते हैं, जबकि निएंडरथल्स 40 से 45,000 साल पहले ही विलुप्त हुए थे। इससे यह साबित होता है कि कुछ हजार सालों तक ये दोनों प्रजातियां यूरोप में एक साथ मौजूद थीं। वैज्ञानिकों का यह तक कहना है कि 54,000 साल पहले इंसान धनुष और तीर का इस्तेमाल करना जानते थे, जबकि पहले के शोधों में माना गया था कि इंसानों ने 40,000 साल पहले ही तीरंदाजी सीखी थी। लेकिन नई रिसर्च ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। असल में इंसान यूरोप में खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ उन्नत औजार और हथियार लेकर आए थे, जो निएंडरथल्स के पास नहीं थे। इंसानों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए जंगलों, घाटियों और खतरनाक जंगली जानवरों से भरे इलाकों को पार किया था। जिस मैंडरिन गुफा की हम बात कर रहे हैं, वहाँ इंसान समूह में रहते थे, खाना पकाते थे और सर्दी व अंधेरी रातों का सामना वहीं किया करते थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इस गुफा की मिट्टी की परतों का वैज्ञानिकों ने गहराई से अध्ययन किया, तो इसी स्थान पर उन्हें थोरिन साइट का वह जबड़ा मिला था। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इंसानों और निएंडरथल्स का आमना सामना वास्तव में हुआ था। यही वजह है कि फ्रांस की यह गुफा आज भी एक टाइम कैप्सूल के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इस जबड़े के अलावा शोधकर्ताओं ने वहां एक और दिलचस्प खोज की। उन्होंने पाया कि निएंडरथल्स का खाना पकाने का तरीका इंसानों से अलग हुआ करता था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां दोनों तरह के चूल्हों और कोयले के अवशेष मिले हैं। इससे यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब तक जो कहा जाता था कि निएंडरथल्स और इंसानों का कभी सामना नहीं हुआ, वह पूरी तरह से गलत था। लेकिन जब वे मिले तो उनकी मुलाकात कैसी रही होगी? क्या वे शांतिपूर्ण तरीके से मिले या फिर दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी थी? अब तक की रिसर्च में इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। न हिंसा के सबूत मिले हैं, न ही यह पाया गया कि किसी प्रजाति ने दूसरे पर हमला किया हो। इतनी रिसर्च के बावजूद कोई टूटे फूटे हथियार या लड़ाई के संकेत नहीं मिले हैं। यही नहीं, निएंडरथल्स के बारे में फ्रांस की एक और जगह को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल दक्षिण फ्रांस में 2 नदियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि निएंडरथल्स इन नदियों को पार करके ही आगे जाया करते थे। वे छोटी छोटी टोलियों में नदी पार करते थे, लेकिन जब बर्फ और ठंड का समय बढ़ा तो उन्होंने नदी पार करना बंद कर दिया था। हालांकि दोनों के बीच किसी प्रकार की लड़ाई या संघर्ष नहीं हुआ था, लेकिन निएंडरथल्स इंसानों की बस्तियों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते थे। संभव है कि वे इंसानों से डरते हों, क्योंकि इंसानों के पास न केवल अच्छे हथियार थे, बल्कि वे दूर से हमला करने वाले तीर भी चलाना जानते थे। इतिहासकार इस स्थिति को एक सोशल बॉर्डर यानी कि सामाजिक सीमा का नाम देते हैं। ऐसी सीमा जो किसी ने बनाई नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों प्रजातियों के दिमाग में बन चुकी थी। और जो जबड़ा थोरिन साइट से मिला है, उससे वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि थोरिन का डीएनए वहां के स्थानीय निएंडरथल्स से मेल नहीं खाता था, बल्कि वह लगभग 1000 मील दूर अल्ताई पर्वतों में रहने वाले निएंडरथल्स से मिलता जुलता था। इसका मतलब यह है कि निएंडरथल्स एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, बल्कि अलग अलग इलाकों में फैले हुए थे। कोई बर्फीले मैदानों में, कोई गुफाओं में, तो कोई हरी भरी घाटियों में। उनका शिकार करने का तरीका भी अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार बदलता था। वे अपने वातावरण के अनुसार विकसित हुए थे और लगभग 3 लाख सालों तक उन्होंने धरती पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। लेकिन समय के साथ जलवायु परिवर्तन बढ़ता गया, इंसानों का दबाव बढ़ता गया, बीमारियां और इनब्रीडिंग ने उन्हें कमजोर कर दिया और धीरे धीरे वे इस धरती से विलुप्त हो गए। आप खुद सोचिए, अगर आज निएंडरथल्स मौजूद होते तो जिंदगी कैसी होती? क्या इंसान और निएंडरथल्स साथ मिलकर धरती पर रहते, या फिर उनके बीच युद्ध होता, या शायद इंसान उनका भी वैसे ही फायदा उठाता जैसे आज जानवरों का उठाता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरतों के लिए?
तो ये थी कहानी निएंडरथल्स की। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या इंसान और निएंडरथल्स इस धरती पर साथ रह सकते थे? और आपके हिसाब से उनके विलुप्त होने का असली कारण क्या था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।